नमस्कार। आज का विषय है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इम्परफेक्ट मार्केट। अपूर्ण बाजार में या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, इसे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता की शुरुआत कहें तो सबसे पहले इसे जो दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा विस्तार पूर्वक समझाया गया, उसमें एक आपका एडवर्ड एच चैम्बरलिन है और दूसरा जॉन रॉबिन्सन। ये एडवर्ड चैम्बरलिन, ये जॉन रॉबिन्सन, दोनों ने 1933 में एक ही समय में किताब लिखी। चैम्बरलिन ने किताब लिखा थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इधर जॉन रॉबिन्सन ने किताब लिखा इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और दोनों ने, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़े, एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की जो वास्तविक स्थिति होती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता भी बाजार में एक काल्पनिक स्थिति होती है और मोनोपोली भी संभवतः काल्पनिक स्थिति होती है जो बाजार में वास्तविक रूप से हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये जो बाजार में वास्तविक स्थिति जो दिखाई देता है उसके लिए यह एक्सप्लेनेशन है। तो आइए समझते हैं क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि यह मोनोपोली यानी कि जो एकाधिकार बाजार है और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिश्रण है। दोनों का मिला हुआ रूप इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको सीधे से समझे डेफिनेशन के माध्यम से, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a market structure in which large number of sellers sells differentiated products which are close but not perfect substitute। इसमें देखिए दोनों बाजार का विशेषता आपको दिखाई देगा। पहला है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो पूर्ण सब्स्टिट्यूट होते हैं क्योंकि वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, और मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं है उसकी भी बात की गई है और सब्स्टिट्यूट भी है, दोनों की बातें की गई। यानी एकाधिकारिक बाजार ऐसा संरचना है बाजार का जिसमें ढेर सारे विक्रेता और क्रेता रहते हैं और वो विभेदित उत्पाद बेचते हैं जो कि एक दूसरे का पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं रहता है। इस तरह से यह मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच की जो स्थिति आती है उसे अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। इसको दोनों अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नामों से दिया। एक ने कहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ने कहा इम्परफेक्ट कंपटीशन, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट but the product of each seller is some way differentiated in the mind of consumer from the product of every other seller। ये जो उपभोक्ता होगा उसके दिमाग में रहेगा कि ये अलग अलग तरह की वस्तुएं हमको मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की जगह प्रयुक्त की जा सकती है, यानी सब्स्टिट्यूट है। ये लेफ्टविच ने कहा। एक और डिफिनेशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फाउंड in the industry where there is large number of small seller selling differentiated but close substitute products। यानी इसके बातें जो आ रही हैं सामने निकल के कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचेंगे यानी विभेदित वस्तुएं बेचेंगी, और ये एक तरीके का एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट भी रहेगा बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। इसको हम समझ सकते हैं, इसकी जो आपको फीचर्स दिए हुए यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, यानी इस बाजार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता की तरह बायर्स और सेलर्स लार्ज नंबर में रहते हैं जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है। ऐसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी उत्पाद में अंतर पैदा कर देना, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आपको अच्छे से। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, इसमें फर्म का
आना और जाना लगा रहता है, यानी कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में कोई फर्म आकर के उत्पादन कर भी सकता है और यदि उसको घाटा हो रहा है तो वो उस बाजार से बाहर जा सकता है, ये उसको छूट है ऐसी बाजार व्यवस्था। नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता इस बाजार में होती है। गैर कीमत प्रतियोगिता देखें तो जैसे बाजार में कई तरह के आपको ये मिलेंगे, जैसे च्यवनप्राश दिया हुआ है इधर, तो च्यवनप्राश में आपको कई तरह के च्यवनप्राश बाजार में मिलेंगे। तो ये च्यवनप्राश क्या कर रहा है कि इसने 250 ग्राम का जो हनी है यानी मधु है उसको फ्री में दे रहा है, यानी कि ये च्यवनप्राश भी लीजिए और साथ में ये आपको एक्स्ट्रा चीज दे रहा है। तो ये कंज्यूमर के माइंड में यदि कोई दूसरे ब्रांड का वो च्यवनप्राश खरीदने जाएगा तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं दिया है, लेकिन कीमत दोनों का सेम है, तो इसको कहेंगे गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमत तो दोनों का आसपास ही है, लेकिन इसमें फैसिलिटी अलग से दिया गया ताकि हमारा सामान अधिक बिके, तो इसको बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। प्राइस पॉलिसी क्या है? फर्म इज अ प्राइस मेकर, जो फर्म रहेगा वो अपने वस्तु का कीमत निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो पाता है क्योंकि इसका कीमत निर्धारण दूसरे फर्म द्वारा जो कीमत निर्धारित करेगा उस पर भी काफी हद तक निर्भर रहता है। सेलिंग कॉस्ट इसमें रहता है, जो कि न तो पूर्ण प्रतियोगिता में था और ना ही मोनोपोली में। सेलिंग कॉस्ट कैसे रहेगा कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में जो भी फर्म काम करती हैं वह एडवर्टाइजमेंट पर अच्छा खासा व्यय करते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करके लोगों के दिमाग में यानी कंज्यूमर के दिमाग में, जैसे देखिए इधर बाबा रामदेव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में ये अपने प्रोडक्ट को बेहतर है ऐसा बता करके उसके दिमाग में भरना चाह रहे हैं और भरा जाता है ऐसे बाजार में। तो ये आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट दिन भर आपको टीवी में देखने के लिए मिल जाएगा कई तरह के। ये मैंने यहाँ एग्जांपल बाबा रामदेव का लिया है कि ये बाजार के बाहुबली बाबा हो गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ये जो बेचते हैं उसका खूब भरपूर एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उस पे जो खर्च आता है वो भी इस तरह की फर्म को बियर करना रहता है। लेस मोबिलिटी क्या चीज का? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूर्णतः मोबाइल नहीं है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता हम लोग देखे थे, यह पूर्णतः मोबाइल है, यानी एक दूसरे से दूसरे जगह जा सकते आ सकते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज है किसको? जो हमारा कंज्यूमर है उसको बाजार की पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कहां पर कितने रुपए में कौन सी वस्तु मिल रहा है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं था, बल्कि था कि पूर्ण तरीके से उसको ज्ञान रहता था। तो यह कुछ जो इसके फीचर्स हैं, उसी फीचर्स में एक महत्वपूर्ण जो फीचर है जिसके आधार पर पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता पहचाना जाता है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है? Product differentiation refers to the situation where the buyer can distinguish one product from other। एक जो उत्पाद है उसको दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकता है, यानी अलग कर सकता है, विभेद कर सकता है, उसके आधार पर उसकी खरीदारी कर सकता है। एराइजेज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, जो उत्पादन की विशेषताएं हैं प्रोडक्ट का या उसके शेप के कारण, कलर के कारण, ड्यूरेबिलिटी के कारण, क्वालिटी के कारण, साइज के कारण, कोई भी कारण ऐसा दिया जा सकता है प्रोडक्ट के साथ जिससे कि उपभोक्ता उसके प्रति आकर्षित हो। ऐसी व्यवस्था हमको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर क्लोज नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। जैसे इधर है, आपको दो उदाहरण लिए हैं, एक पतंजलि का साबुन है जो हल्दी चंदन कांति वाला साबुन है और दूसरा है लक्स सॉफ्ट टच। तो ये सॉफ्ट टच के जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे बाजार में बिक्री कर रहा है, ये बता रहा है कि नहीं शरीर को हल्दी चंदन की आवश्यकता होती है जिसका मैंने इसमें मिश्रण किया है। तो उपभोक्ता को दोनों ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत अंतर करके, जबकि दोनों है साबुन ही, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूट है, लेकिन थोड़े से यह कंज्यूमर के मानसिक दशा के आधार पर इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया गया है।
फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में प्राइस का क्या पॉलिसी कैसे डिसाइड होता है कि ईच फर्म हैज इट्स ओन प्राइस पॉलिसी, सभी फर्म का अपना अपना जो कीमत नीति होगा। एवरेज एंड मार्जिन रेवेन्यू ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये आपको अभी आगे दिखाएंगे, ये डाउनवर्ड्स होता है एज इन केस ऑफ मोनोपोली की तरह होता है। इट मीन्स इफ अ फर्म वांट्स टू सेल मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इट विल हैव टू लोअर द प्राइस पर यूनिट, कीमतों को कम करके अधिक बेच सकता है। इफ इट वांट्स टू सेल फीवर यूनिट इट में राइज प्राइस पर यूनिट, ये दोनों तरह के काम कर सकता है। यानी यह अब एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, मोनोपोली में हम लोग ऐसा देखे थे कि जो वो सेलर है या जो प्रोडक्ट बेचता है या मोनोपोली वाला था वो क्या करता था, कीमत को कम करके अधिक उत्पादन बेच सकता है। ऐसा फैसिलिटी आपको यहाँ भी अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन और प्लस मोनोपोली दोनों की विशेषताओं का मिश्रण इसमें मिल रहा है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इस कंपटीशन के अंतर्गत इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है वह कैसे होता है, इसके लिए पुनः दो शर्तें हैं। अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, दो शर्तें। पहला है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो सीमांत लागत है वह सीमांत आय के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सीमांत लागत जो कर्व है वह सीमांत आय के जो कर्व को नीचे से काटते हुए जाए या काटने के बाद ऊपर जाए, ये आपका दूसरा कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा इस भी बाजार में। ऐसा आपको ये प्रोडक्शन और जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम के लिए यह कंडीशन है, जिसमें हम एक और लेक्चर बनाए थे, उसका लिंक हम इसमें दे देंगे। ये दिया हुआ है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब होगा बाजार में इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो उत्पादन और कीमत का निर्धारण कैसे होगा। आपको इसके पहले ही बता दें कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो इक्विलिब्रियम होगा वो शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में तीन कंडीशन होंगे, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। और ऐसे ही लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, केवल एक कंडीशन होगा, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अभी हम शॉर्ट रन का देख रहे हैं जिसमें तीन कंडीशन, तीन में पहला हमारा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है इसको हम देख लेते हैं कैसे, कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो है MR इक्वल टू MC। तो वो कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि हम देखें तो MC कर्व ये वाला है, इधर आपको इधर ये MC कर्व गया हुआ है, यानी ये MC कर्व है। MC कर्व यहाँ से जा रहा है और MR कर्व इधर आ रहा है। MR कर्व आपको दिखाते हैं, MR कर्व आया हुआ है कुछ इस तरह के। तो दोनों का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है, वो E पॉइंट है। यहाँ से आपका सीधा सीधा उत्पादन का निर्धारण हो जाता है, यानी उत्पादन यहाँ पर कितना होगा, OQ उत्पादन होगा। और साथ ही कीमत कैसे निर्धारित होगा, कीमत रेखा इसमें कौन सा है, AR है, कीमत रेखा AR है। AR हमने पहले वाले वीडियो से आपको देखने पड़ेंगे कि कीमत रेखा कैसे यहाँ बन रही है। कीमत रेखा के लिए A पॉइंट पर यह सीधा जाकर उत्पादन वाला रेखा जो है A पॉइंट पर इसको कट करती है, A पॉइंट पे, जिससे आपका कीमत OP यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक OP निर्धारित हो जाता है। तो यह अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के तहत कीमत का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण हुआ। अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होगा जबकि AR किससे ज्यादा होगा, AC से। इसके लिए आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का हमारा लेक्चर देखना जरूरी है, जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं, उसको आप देख लीजिएगा। तो AC यहाँ पर अगर ये वाला कर्व देखे और ये AR कर्व से, दोनों के बीच आपको डिफरेंस मिलेगा। यानी AC जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से गया है, यहाँ B पॉइंट से होकर के गया है, और जो AR कर्व है वो ADR इधर वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है,
तो दोनों के बीच ए बी पॉइंट का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रति इकाई जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो ए बी होगा, ए बी प्रति इकाई। और अगर हम कुल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो ए बी सी पी, यानी ये यहां तक हो जाएगा आपका, ये पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और उत्पादन कितना हो जाएगा, ओ से लेकर के क्यू तक, या कुल उत्पादन ओ क्यू ए पी तक हो जाएगा। अब इसमें अल्पकाल में आपका दूसरा केस है नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे ही समझ लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट में यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दिया गया है आउटपुट, इसको हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू और कॉस्ट ये सब अपने सामान्य अर्थों में दिए हुए हैं, तो इसको समझ लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा। यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशन में भी आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन समझना पड़ेगा। एम आर इक्वल टू एम सी, जो कि ई पॉइंट पर है और एम आर आपका नीचे गिरता हुआ है और एम सी यहाँ पर आया हुआ है इस जगह पे। तो एम सी एम आर यहाँ से आपका उत्पादन का निर्धारण हो गया ओ क्यू पुनः, और कीमत सीधा ए आर पर इस लाइन के जाने से ओ पी, यानी कि ओ पी कीमत भी निर्धारित हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे समझ आएगा, यहाँ पर ए आर बराबर है ए सी, प्रति इकाई लागत बराबर प्रति इकाई आय, जो कि ए पॉइंट को टच करते हुए इधर से जा रहा है ए सी। तो इस पॉइंट से आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जा रहा है, जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा है। और कीमत भी निर्धारित हो गई, उत्पादन भी निर्धारित हो गया। अब ऐसा अल्पकाल में फर्म को कई बार परिस्थितियां आती है, और जब बाजार में फर्म को लॉस हो तो वो कंडीशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आपको तीसरा जो अल्पकाल में कंडीशन है वो ये रहेगा कि एम आर इक्वल टू एम सी, यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, और एम आर इक्वल टू एम सी आपको ई पॉइंट पे मिलेगा। पुनः यहाँ पर ओ क्यू उत्पादन का निर्धारण हुआ, और ओ पी कीमत का निर्धारण हो गया इधर वाई एक्सिस पर। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये समझना है कि लॉस का कंडीशन कैसे बन रहा है, यानी इक्विलिब्रियम का दो पहले कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एम आर इक्वल टू एम सी, और एम आर जो है एम सी को नीचे से काटना चाहिए। एम सी ये वाला लाइन है और एम आर इधर ये वाला लाइन है, तो इसको नीचे से ही काट रहा है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो लॉस हो रहा है वो देखा जाएगा कि जो ए सी है वह किससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन ए आर। ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, तो वो कहां पर है, बी पॉइंट पर ए आर है जो हम देख लें, और ए सी हमारा ए पॉइंट पे है। तो भी आपको देखना पड़ रहा है कि यहाँ फर्म उत्पादन कर रही है, और इसका जो लॉस वाला हिस्सा है आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये आपका लॉस वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी ए बी पी ओ। तो इसको हम अगर समझना चाहें तो कुल उत्पादन ओ क्यू हो गया, कीमत ओपी हो गया, लॉस लॉस क्या हो जाएगा, प्रति इकाई अगर देखा जाए तो ए बी प्रति इकाई फर्म को लॉस होगा, और कुल लॉस देखा जाए तो ए बी सी पी, यहाँ पर सी यहाँ पर है, यहाँ इस जगह ए बी सी पी कुल लॉस हो गया। अब सवाल उठता है कि फर्म जो है कब तक उत्पादन करेगा, फर्म कब तक उत्पादन करेगा। इसका जवाब है कि जब तक फर्म को एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर उसको कीमत मिलता रहेगा, यानी एवीसी यहाँ पर कहाँ है, कीमत के ठीक बराबर है। यदि एवीसी कीमत से थोड़ा ऊपर जाता है, यानी अगर इधर पहुंच जाता है, तो उत्पादन बंद हो जाएगा फर्म, यानी कि जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए वह उत्पादन बंद कर देगा। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट पर फिक्स्ड कॉस्ट जब खर्च होता है फर्म का, उसको वो बियर करता है लॉस के कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यदि वह प्रोडक्शन को बंद कर देगा तो भी उसको
लॉस होगा, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट उसका खर्च आएगा ही, जबकि फर्म को बंद करने के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कैसे लॉस होगा। ये आपका कुछ समरी है कि MR इक्वल टू MC, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। ये होगा आपका इसका समरी। इट विल नॉट बी एडवाइजेबल फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस मोर देन इट। ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में हम देख सकते हैं। AR is less than AVC, the firm should stop its production because such price will not cover the average variable cost। ये तो हमने देखा अभी ऊपर में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर कवर नहीं कर पा रहा है तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देगा। AR is greater than AC, the firm will get सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी हमने देखा। If AR is less than AC, the firm will incur minimum loss. However, the firm will continue its production as long as prevailing price are AVC। जब तक AVC के बराबर उसकी कीमतें रहेंगी तब तक वो उत्पादन करता रहेगा, अन्यथा उसे बंद कर देगा। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा? लॉन्ग रन पीरियड each firm will produce up to that limit of where MR is equal to long run marginal cost, marginal value is equal to long run marginal cost। यानी लगभग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेम है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, बस इसमें क्या होगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा मार्जिनल कॉस्ट की जगह। फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली एज, लॉन्ग रन में फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है। ऐसा क्यों होता है? इफ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देन न्यू फर्म्स विल इंटर, नए नए फर्म आएंगे और एज ए रिजल्ट ऑफ इट टोटल सप्लाई विल इंक्रीज, कुल उत्पादन जो है मार्केट में बढ़ जाएगा। लोअर द प्रॉफिट मार्जिनल, और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी कंपनियां या फर्म, वो क्या हो जाएगा, अब उनका मार्जिन कम होते जाएगा, इसलिए ये किसके तरफ बढ़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। यदि दूसरा इसका केस देखा जाए तो क्रिएट मोर डिमांड न्यू फर्म्स विल लोअर द प्राइसेस, नए फर्म कीमत को कम करेंगी। ओल्ड फर्म टू विल लोअर द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट इफ दे आर टू एग्जिस्ट इन द मार्केट, यदि उनको बाजार में रहना है तो कीमत कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाहर चले जाएंगे। 10 बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस बोथ ओल्ड एंड न्यू फर्म विल गेट ओनली नॉर्मल एंड नॉट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में आपको समझना है कि फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। यदि लॉस होगा तो कुछ फर्म उसको उस इंडस्ट्री को छोड़ के बाहर चली जाएंगी, और यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक कुछ इंडस्ट्री उस फर्म में एंट्री ले लेंगी, जिसके कारण कीमतें घट जाएंगी और फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ बाजार बढ़ेगा और फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। लॉन्ग रन नो फर्म विल इंकर लॉस, कोई भी फर्म लॉस नहीं सह करके उत्पादन करेगी। इट अ फर्म इंकर्स लॉस इट इज बेटर फॉर द फर्म टू शट डाउन, वो बंद कर देना चाहिए उसको। और फर्म क्विट्स, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स विल फॉल शॉर्ट ऑफ टोटल डिमांड कॉजिंग देयर प्राइस टू राइज, कुल उत्पादन में कमी आ जाएगी तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ने लगेंगे। एंड इनेबलिंग द फर्म्स टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट वंस अगेन, ये होगा जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट अ पॉइंट वेयर इट हैज एक्सेस कैपेसिटी, वह नॉर्मल प्रॉफिट में तो काम तो करेगा लेकिन फिर भी उसके पास उत्पादन की क्षमता अतिरिक्त बनी रहेगी, वह जब चाहे उत्पादन एक्स्ट्रा कर सकता है, ऐसा उसके पास क्षमता बनी रहेगी फर्म के ऊपर। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर्गत कर्व और ये सब दिखाया गया है। यहाँ पर एमआर और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये दोनों ई पॉइंट पे बराबर हैं, पहला कंडीशन। दूसरा है कि दोनों ही जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसको नीचे से काट रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई है। उत्पादन आपका ओ क्यू 1 यहाँ पर होगा और कीमत जो होगा OP1 होगा, और आपका इस तरह से जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर कीमत, चूंकि इसका कीमत यानी AR किसके बराबर है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर। तो जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो आपका
नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म कमा पाएगी। और इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें सवाल। और एक बात हम और आपको बता दें कि जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में ये जो एआर और एमआर का जो फर्क होता है वो ये होता है कि मोनोपोली यानी कि मोनोपोली के अंतर्गत जो आपका क्या बोलते हैं एआर और एमआर होता है वो अधिक क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है यानी कि इन इलास्टिक होता है। जबकि यदि हम इसको मोनोपोलिस्टिक के अंतर्गत देखें तो वह करीब करीब कैसा होता है, वह होता है मोर इलास्टिक। ये आपका ये जो दोनों आपका कलर दिख रहा है इसमें ये दोनों आपका क्या हो जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए हो जाएगा, जबकि ये दोनों हो जाएगा मोनोपोली के लिए। ये अंतर आपको ग्राफ में दिखेगा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत। अब इसमें देखिए तीनों कंपटीशन में अंतर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में। जो एमआर कर्व है परफेक्ट कंपटीशन है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर होता है, प्राइस लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एमआर के बराबर होता है, यानी कि इसमें सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, प्राइस यानी कि एआर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, बट ये क्या होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है। मोनोपोली में देखा जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, लेकिन यह प्राइस यानी कि जो प्राइस है वह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से भी अधिक होता है। ये जो बेसिक डिफरेंस आपको ग्राफ वगैरह में आपको दिखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।